हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जो चैप्टर करेंगे स्टार्ट क्लास 12 का एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, आज उसके बेसिक बारे में बात करेंगे, बेसिक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 चैप्टर करने हैं हमने, ये चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, तीनों चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर आपको पहला चैप्टर समझ में आएगा, दूसरा समझ में आएगा, साथ के साथ तीसरा समझ में आएगा। और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में थ्योरी का आ जाता है, न्यूमेरिकल का भी आता है इस चैप्टर से। तो न्यूमेरिकल आप तभी कर पाओगे अगर आपको इसकी बेसिक थ्योरी आती होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चैप्टर नंबर 7+2 मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो देखो +1 में हमने डिमांड के बारे में बात करी थी, डिमांड पढ़ा था हमने +1 में। डिमांड के बारे में क्या पढ़ा था कि भाई किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की क्या डिज़ायर है किसी कंज्यूमर के थ्रू, कि एक कंज्यूमर कितनी कमोडिटी परचेज करना चाहता है, उसकी डिज़ायर है, वो उसके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए, वो हमने डिमांड में पढ़ा था। उसमें मार्केट डिमांड भी पढ़ा था कि भाई किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं सब कितनी डिमांड करते हैं, तो मार्केट डिमांड बन जाता था। बट अब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ, देखो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में सभी गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनकी डिमांड को टोटल कर ले तो क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। कंसेप्ट समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इस पूरी सीरीज में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पूरे कंपोनेंट क्या क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बाय द रेजिडेंट्स या नॉर्मल हाउस होल्ड्स ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो सभी लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, कौन से गुड्स, ऑल गुड्स। ऑल गुड्स का मतलब भाई अब एक इकॉनमी में तो बहुत तरीके के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ना, तो वो सारे ही गुड्स ले लेने हैं। जैसे कि फ्रॉम पिन टू प्लेन, एक पिन से लेकर, सुई से लेकर एक जहाज तक की डिमांड सबको टोटल करना है। सर्विसेज सबकी, तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर बात करी जाएगी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब अगर हम डेफिनेशन पढ़े, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब यहां पर इसने एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर सर्कुलर फ्लो के 3 फेजेस याद हो तो 3 फेजेस में हमने पहला फेज पढ़ा था प्रोडक्शन, दूसरा फेज पढ़ा था इनकम जनरेशन, तीसरा फेज पढ़ा था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और तीनों इक्वल पढ़े थे या नहीं? तो अब आप अगर एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करना चाहो एक्सपेंडिचर की टर्म में, तो आप एक्सपेंडिचर की टर्म में एक्सप्लेन कर दो उसको, और अगर आप उसको डिफाइन करना चाहो डिमांड की टर्म में, तो आप उसे डिमांड की टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं। यहां पर एग्रीगेट डिमांड किस टर्म में डिफाइन किया, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, कि जो भी हमारी कंट्री में लोग हैं कितनी इच्छा रखते हैं किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने की, सभी कमोडिटीज की, ऑल कमोडिटीज। बस इतना याद रखना, एडी का मतलब ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में हम डिफाइन नहीं कर सकते कौन कौन से, ऑल का मतलब ऑल, फ्रॉम पिन टू प्लेन, पहले बता चुका हूं। तो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग समझ में आया होगा आपको, टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं। नाउ अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो एडी इज इक्वल्स टू, ये इसके कंपोनेंट है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और ये बात हम कर रहे हैं, ये ओपन इकोनॉमी में बात कर रहे हैं। ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज इन ओपन इकोनॉमी। आगे मैं आपको बताऊंगा ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी का कंसेप्ट। ओपन इकोनॉमी देखो समझ ही लेते हैं साथ में। ओपन इकोनॉमी क्या होता है? ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होगा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर का भी रोल होगा, उसको बोलते हैं हम ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं। नंबर 1 सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नंबर 3 जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट वन इज एक्स माइनस एम, जिसे हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इन सभी कंपोनेंट को समझते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला सी यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपके हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर पैसा खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। हम लोग अपनी डेली की लाइफ में पैसा खर्च करते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, डेली रूटीन में खाने पीने के लिए, घूमने के लिए और बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो उन सभी खर्चों को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा वो? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद इनकम। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपके कंजम्पशन भी इंक्रीज होंगे, और इनकम डिक्रीज होगी तो आपकी कंजम्पशन भी डिक्रीज होंगे। जैसे कि अगर इनकम, वाई से इनकम डिनोट करते हैं, इनकम इंक्रीज हो जाए तो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाते हैं। यहां पर जो हम इनकम लेते हैं ये हम डिस्पोजेबल इनकम लेते हैं। कौन सी? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है? वो इनकम जो हम खर्च करने के लिए हमारे पास एट द एंड बचती है टैक्सेस वगैरह की पेमेंट करने के बाद। तो एग्रीगेट डिमांड का पहला कंपोनेंट सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो पैसा हम डिस्पोज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, उसे बोलेंगे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास इसमें, सेकेंड जो इसका कंपोनेंट है दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। इंक्रीज in stock of capital goods. Increase in stock of capital goods. हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट या प्रोड्यूसर्स बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, फिक्स एसेट्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है, गुड्स प्रोड्यूस होकर तैयार है, सोल्ड आउट नहीं हुए, दोनों को अगर ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बन जाता है। नाउ थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड रॉ मटेरियल बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस। और ये डिपेंड करता है एक तो आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर, जो हमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट है फिलहाल +2 में नहीं है तो इसके बारे में बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट का रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और यहां पर जो रिलेशन होता है ये क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब नेगेटिव। अब नेगेटिव रिलेशन कैसे है इन्वेस्टमेंट के साथ? कि भाई जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है इन्वेस्टमेंट कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा समझना है, बच्चा ना कंफ्यूजन रहता ही रहता है सबके माइंड में कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम क्यों है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा क्यों है। नेगेटिव होने का कारण क्या है? ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम बैंक लोन की बात कर रहे हैं। बैंक लोन, अगर लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया लोन महंगा हो गया, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? मनी सप्लाई कम हो गई है, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो जब ये लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ने लग जाएगी। नेगेटिव रिलेशन इस वजह से होता है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा कंपोनेंट देखते हैं हम, इसका 2 हो गए हमारे पास इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है हमारे पास? हमारी गवर्नमेंट थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है, जिसमें गवर्नमेंट प्लान एक्सपेंडिचर भी करती है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी करती है, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर भी करती है, कैपिटल गुड्स के ऊपर भी करती है। गवर्नमेंट की जो फ्री सर्विसेज होती है वो गवर्नमेंट के लिए खर्चा होता है। फ्री सर्विसेज वो गवर्नमेंट के लिए क्या होता है? खर्चा। तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया क्या? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। किसमें? एग्रीगेट डिमांड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऊपर। रोड बन रही है, सड़कें बन रही हैं, डैम, बहुत सारे खर्चे होते हैं सरकार के ना। तो प्लान्ड है चाहे नॉन प्लान्ड है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आती है। तो थर्ड कंपोनेंट हो गया आपका ये। देन फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितनी डिमांड है उसकी, मतलब बना इंडिया में है, मेक इन इंडिया, और डिमांडेड बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको बोलेंगे हम एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट का मतलब क्या है? कुछ ऐसे गुड्स भी तो होंगे जो हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बाहर से लेकर आते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, तो वो क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड
नेट एक्सपोर्ट हमेशा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा एग्रीगेट डिमांड क्या था। मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट पढ़े हमने, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये नेट एक्सपोर्ट। नाउ ये तो था ओपन इकोनॉमी में, बट जो हमारा सिलेबस ड्राफ्टेड है ना वो थोड़ा सा चेंज है। हमारा सिलेबस एज पर लॉर्ड कीन्स मॉडल, यानी कि 2 सेक्टर मॉडल हमें करना है। 2 सेक्टर मॉडल का मतलब कहां कहां पर एप्लीकेबल होगा ये? इन फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट डज नॉट पार्टिसिपेट, सॉरी, in free capitalist economy government does not participate in the economy and economy is to be treated as closed economy। मतलब कि हम जो हमारे सिलेबस में ड्राफ्टेड है वो कुछ इस तरीके से ड्राफ्टेड है। हम सिर्फ एडी में 2 कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं, सी प्लस आई, मतलब कि जहां पर ना तो गवर्नमेंट का कोई रोल है ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई रोल है। इस इकोनॉमी को हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ऐसा इसलिए किया गया आपका थोड़ा सा सिलेबस को इजी बनाने के लिए, कंसेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए 2 सेक्टर फ्लो हम पढ़ेंगे। तो हम जब भी एडी की बात करेंगे हम एडी में सिर्फ ये 2 सेक्टर की बात करेंगे, 2 फ्लो की बात करेंगे। एक हमारा आता है कंजम्पशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट। हम इग्नोर करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर को, हम इग्नोर करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को। तो एडी की डेफिनेशन, एडी के कंपोनेंट के बाद हम फिर से थोड़ा सा एडी को डिफाइन करते हैं। हमने क्या पढ़ना है? हमने तो सिर्फ ये पढ़ना है 2 सेक्टर फ्लो में एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी हम पढ़ चुके हैं कंजम्पशन, आई हम पढ़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट, दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। कंजम्पशन का मतलब जो हम डेली लाइफ में कंजम्पशन करते हैं उसके ऊपर पैसा जो खर्च करते हैं। इन्वेस्टमेंट जिससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को और समझते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की होती है। एक इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं हम? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और दूसरी इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं हम? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ये इन्वेस्टमेंट तो आपकी इकोनॉमी में होगी ही होगी, इसका लेवल ऑफ इनकम से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनकम बढ़े इकोनॉमी में घटे, बट ये वाली इन्वेस्टमेंट तो होगी होगी। और दूसरी तरफ अगर हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये रिलेटेड होती है किसके साथ? इनकम के साथ। इनकम बहुत ज़्यादा होगी इकोनॉमी में तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। थोड़ा सा इसका डिफरेंस और देख लेते हैं हम जरा। ये डिफरेंस दिया हुआ है ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बीच में। तो अगर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होती है नॉट डिपेंड्स ऑन इनकम, ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और अगर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है, इसलिए हमेशा क्या रहेगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से अपवर्ड स्लोप होता है। आपसे ये दोनों ही डायग्राम नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का। ऑटोनोमस फ्री होनी ही होनी है वो इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी, इनकम ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा। बेसिक कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो एडी का पढ़ रहे हैं, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब फिर से एडी आ गया हमारे पास, अगेन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। एग्रीगेट डिमांड के रिलेटेड कुछ हम एक टेबल करते हैं एडी का, और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। एग्रीगेट डिमांड का टेबल देखो, एग्रीगेट डिमांड टेबल क्या दिखा रहा है आपको? 0 लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन 20। इज इट पॉसिबल कि भाई इनकम 0 है फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है? यस इट इज पॉसिबल, ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई इनकम चाहे 0 है, बेसिक नीड्स तो हैं लोगों की, आप बेसिक नीड्स तो फुलफिल करोगे, इसलिए 0 इनकम के ऊपर कुछ ना कुछ कंजम्पशन है। इनकम 10, कंजम्पशन 25, 20, 30, 30, 35। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आप देखो आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट लिया है। क्यों कांस्टेंट लिया है? ये हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन में
और शॉर्ट रन एनालिसिस में एक फैक्टर फिक्स रहता है जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट फैक्टर है, और जो इन्वेस्टमेंट है ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अभी तो बात करके आए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो फिक्स रहती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती है। अच्छा, अब हम एडी कैसे निकालेंगे, एडी का जो फॉर्मूला बना, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को अगर ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। नाउ 20 प्लस 20 40, 25 प्लस 20 45, 30 प्लस 20 50, 35 प्लस 20 55, सो ऑन ऐड करते चले गए, हमारे पास ये एग्रीगेट डिमांड बन गया। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है। अब शेड्यूल का मतलब क्या होता है, विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। तो ये इनकम और एडी के रिलेशन को जब हम टेबल में शो करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अच्छा, अब इसको एक कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कर्व में तो देखो, ये कर्व आप फ्री हैंड बना लेना ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फ्री हैंड बनाना मैं आपको सिखा देता हूं कैसे बनाना है। पहले इसको समझ लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया हुआ इस डायग्राम में। इस डायग्राम में ये दिखा रहा है, नीचे हमने लेना है इनकम और इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर लेना है हमने एग्रीगेट डिमांड। इन्वेस्टमेंट देखो पिछले टेबल में हमारी कांस्टेंट थी 20 20 20 20, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गई। कंजम्पशन, ये जो सी प्लस आई है, दिस इज योर एडी। तो C प्लस आई यानी कि एग्रीगेट डिमांड कर्व वाई एक्सिस से कहीं पर निकलकर अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, इनकम कम तो कंजम्पशन कम, इसलिए आपका ये कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट होकर अपवर्ड स्लोपिंग है। अब क्वेश्चन आता है वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट हुआ। वाई एक्सिस से स्टार्ट होने का कारण ये है, व्हेन हमने पिछले टेबल में पढ़ा इनकम 0 थी, सी आपका 20 था, आई आपका 20 था, तो एडी कितना हो गया हमारा 40 हो गया था। तो समवेयर वाई एक्सिस से स्टार्ट कर दिया। इस डायग्राम में आप कंजम्पशन कर्व नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। ये तो हो गया जी नॉर्मल, आप पॉइंट्स प्लॉट करके बना रहे हैं। आपको मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल निकालने का। आपने सिंपल आपको बताता हूं कैसे कैलकुलेट करना है, जस्ट अ मिनट। देखो, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दो एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 0 ये ओरिजिन हो गया आपका। नीचे लिखा हमने इनकम, यहां पर लिख दिया एडी और एएस। अभी आगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में भी बात करेंगे। क्या करना है आपने, 45 डिग्री के एंगल से एग्रीगेट सप्लाई कर्व निकाल लो और उसके बाद समवेयर ऑन वाई एक्सिस अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे एक एग्रीगेट डिमांड कर्व निकाल दो। बस, जहां पर दोनों कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के बारे में आगे हम जरूर पढ़ेंगे, फिलहाल आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं एग्रीगेट डिमांड कर्व निकालने का। सप्लाई कर्व निकालो 45 डिग्री से और वाई एक्सिस से कहीं से भी ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग एक कर्व निकाल दो, ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। या फिर आप टेबल के पॉइंट्स प्लॉट करके बनाना, वो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये सबसे ईजी तरीका होता है। तो एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, जैसे एग्रीगेट डिमांड सम टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, सम टोटल ऑफ सप्लाई बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितनी भी गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सभी की अगर सप्लाई को, सभी की प्रोडक्शन की सप्लाई को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। लेट्स सी यहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट सप्लाई सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एक टाइम पीरियड पर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं सबको ऐड कर दो सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। और याद रखना एएस इज इक्वल्स टू वाई। एग्रीगेट सप्लाई वाई के बराबर होता है, बिकॉज वाई इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, और एग्रीगेट सप्लाई भी आपका कंजम्पशन प्लस सेविंग सी प्लस एस आता है। अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई क्लियर हो गया होगा। तो एक हम एग्रीगेट सप्लाई के बाद, एग्रीगेट सप्लाई के देखो फिर से कंपोनेंट डिफाइन कर देते हैं। एग्रीगेट सप्लाई में क्या क्या आता है, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट, दैट इज कंजम्पशन और दूसरा सेविंग। पहला कंजम्पशन और दूसरा सेविंग। कंजम्पशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कंजम्पशन का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड्स। सेविंग क्या होता है,
सेविंग इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। कंजम्पशन के बाद जितना पैसा आपका बच गया वो क्या कहलाता है? सेविंग। सपोज टू बी आपने 1,000 रुपये कमाए, अर्निंग, इनकम, और आपने कंजम्पशन कर दिया 750 रुपये का, तो आपकी सेविंग कितनी हो गई? 250 रुपये की आपकी सेविंग हो गई। डन। तो एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट कंजम्पशन एंड सेविंग, दोनों को ऐड कर दो तो एग्रीगेट सप्लाई बन जाता है। ये देखो, ये जो मैंने आपको एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात बताई, टोटल इनकम में से कुछ पोर्शन हमने खर्च कर दिया, दैट इज कंजम्पशन, और जितना हिस्सा हमने खर्च नहीं किया वो क्या हो गया? हमारा सेविंग हो गया। तो एग्रीगेट सप्लाई। अब एक एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल देख लेते हैं हम। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, ये पिछला जो टेबल हमने बनाया था ना उसी से ड्रॉ किया है। पिछले टेबल में हमने क्या किया? इनकम 0, 10, 20, 30, 40, 50 ले ली। कंजम्पशन वही 20, 25, 30, 35, 40 और 50 ले लिया। अच्छा, अब y कंजम्पशन, y इज इक्वल्स टू c प्लस s होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो अगर y माइनस सी करूंगा तो क्या आ जाएगा? s आ जाएगा। मैंने एग्जैक्टली यही किया यहाँ पर। 0 माइनस 20 माइनस 20, 10 माइनस 25 माइनस 15, 20 माइनस 30 माइनस 10, इसी तरीके से ये पूरा सेविंग कर्व ड्रॉ कर लिया। नाउ एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, दोनों को ऐड कर दो। अब ये देखो 20 माइनस 20, इसको माइनस वाले को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 25 माइनस 15 क्या? 10 आ गया। 30 माइनस 10 क्या? तो 20 आ गया। उसके बाद 35 माइनस 5 क्या? 30 आ गया। ये 40 प्लस 0 क्या? तो 40। 45 प्लस 5 क्या? तो 15। दैट मीन्स मैं C प्लस S दोनों को ऐड कर रहा हूं तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ गया हमारा। अच्छा, यहां पर एक सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां पर आपका सेविंग देखो 0 है, ये रहा। इस सिचुएशन में y इज इक्वल्स टू C है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। क्या बोलेंगे इसको? ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन का मतलब होता है जितनी इनकम उतने ही खर्चे, नो प्रॉफिट नो लॉस जिसे हम कहते हैं। y इज इक्वल्स टू C, यहाँ पर हम कोई भी बचत नहीं कर रहे हैं, जितना कमाया सारा का सारा खर्च कर दिया, तो ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया। अब अगर इसी कर्व को, एग्रीगेट सप्लाई कर्व को आप डायग्राम में बनाएंगे तो देखो क्या होता है। डायग्राम अगर इसका दिखाना चाहें तो यहीं पर मैं फ्री हैंड आपको बनाकर दिखाता हूं। देखो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस ले लिए। यहां पर हमने इनकम दिखानी है और यहां पर एग्रीगेट सप्लाई दिखाना है। तो आप देखो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वली तो है, जितना आप इनकम दिखाओगे उतना ही एग्रीगेट सप्लाई। यही कारण है आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है हमेशा वो 45 डिग्री के एंगल से निकलेगा। आप ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट करोगे ना, आपका एग्रीगेट सप्लाई हमेशा 45 डिग्री के एंगल से निकलेगा। डी लेकर मेजर करने मत बैठना, बस अंदाजे से आप 45 डिग्री बना देना जैसे मैंने बनाया, आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन जाएगा। तो ये हमारे दो कंपोनेंट अभी कंप्लीट किए हमने, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इसको अच्छे से समझना है, बाकी का चैप्टर इनके ऊपर बेस करेगा, इसे नेक्स्ट चैप्टर भी इसके ऊपर बेस्ड है। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।